हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। हम लोग हमेशा की तरह आज होमवर्क सीरीज डे 4 के तहत 30 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से ज़्यादा प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। इस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। 30 के 30 प्रश्न याद कर जाने हैं। इसका विश्लेषण भी हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे होमवर्क सीरीज के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में जो सिख राज्य की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, जिनका कि 1780 ईस्वी में जन्म हुआ था। मात्र 20 वर्ष की आयु में 1799 ईस्वी में इन्होंने पंजाब में सिख राज की स्थापना की थी, जो कि लाहौर विजय के उपरांत इन्होंने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कभी कभी बंदा बहादुर कहीं पर देखने मिलेगा, लेकिन वो सही नहीं है। वो बंदा बहादुर ने सिख राज की स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन तब तक उनकी हत्या हो गई, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संगत और पंगत की स्थापना किसने की? संगत और पंगत की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक। गुरु नानक ने संगत और पंगत की स्थापना की थी। तो संगत क्या है? संगत एक तरह से धर्मशाला था। ठीक है, धर्मशाला। और पंगत, पंगत अभी के लैंग्वेज में हम लोग इसको लंगर बोल सकते हैं। पंगत ये लंगर था, जहाँ पर कि निःशुल्क भोजन अभी भी मिलता है लंगर में। तो इसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी। और यह जो संगत और पंगत है, इसको अस्थाई रूप किसने दिया बताइए? तो इसका अस्थाई रूप दिया है गुरु अंगद ने, जो कि दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने इसको अस्थाई रूप अस्थाई बना दिया था। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिखों की विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया? सिखों की जो विवाह पद्धति है वो प्रचलित किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अमरदास ने। इन्होंने, यही गुरु हैं जिन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिसको कि हिंदू से सिख धर्म को अलग किया जा सके, जिसमें कि एक विवाह पद्धति भी है लवन। लवन विवाह पद्धति में क्या होता है, जैसे हिंदू में 7 फेरे लिए जाते हैं शादी के समय, तो सिख धर्म में 4 फेरे लिए जाते हैं। 4 लवन हैं जो कि वचन के रूप में शादी में लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिए। सिख धर्म में 4 लवन है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित सिख गुरुओं को उसके क्रम में सजाएं। गुरु का दिया हुआ एक क्रम है, तो उनका जो पहले गुरु दूसरे गुरु है उस क्रम में सजाना है। चलिए सजाते हैं। देखिए यहाँ गुरु नानक हो गया, अमरदास, गुरु अंगद, यहाँ पर रॉन्ग हो गया, पहले इसको देखिए, बाद में भी क्लियर करते हैं इसको। इसका अमरदास गलत है, पहला गुरु नानक है। हम लोग जिस क्वेश्चन को नहीं जाने उसको ऑप्शन के हिसाब से करिए। गुरु नानक पहले गुरु, फिर हो गए गुरु अंगद दूसरे हो गए, फिर गुरु अमरदास तीसरे हो गए, गुरु रामदास चौथे। ये क्रम सही है। फिर अगला देखिए, गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे, गुरु हरगोविंद ये 6ठे थे, गुरु हरराय ये 7वें, और गुरु हरकिशन ये 8वें थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। ठीक है, इसका क्रम के लिए आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिए। जैसे कि पहला तो हम जानते हैं गुरु नानक है, ठीक है, गुरु नानक हो गया, और अंत हम लोग जानते हैं इसका हो गया गुरु गोविंद सिंह। बाकी के लिए आप थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं, या बीच बीच में अगर आप याद रखते हैं, 5वां एक याद रखिए, गुरु अर्जुन देव याद है। ठीक है, इस हिसाब से आप क्रम में बैठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, जिसको लाना बोलते हैं, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा हो गया आपका अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव हो गया। फिर यहाँ पर बीच में आप
हर राय और हर किशन ये तो एक समान जैसा है। उसके बाद हर राय हर किशन ये आपका 6 और 7 हो गया। 8वें गुरु हो गए आपके, नहीं छठे गुरु तो आपको हरगोविंद हुए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। छठे गुरु हरगोविंद हुए। 7 और 8 यहाँ देखिए, 7 और 8 ये हर राय और हर किशन हुए। 9वां आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर थे। 10वां उनके पुत्र थे अंतिम गुरु गोविंद सिंह। इस हिसाब से याद रखिए सबको। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? बंदा बहादुर की हत्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर के आदेश पर की गई थी, जो कि 1716 ईस्वी में की गई थी। बंदा बहादुर, इसमें जो गुरु गोविंद सिंह हमारे 10वें और आखिरी गुरु थे, उनके बाद जो सिख धर्म की जो बागडोर थी वो बंदा बहादुर के हाथ में आ गई थी। और यह एक तरह से बंदा बहादुर प्रथम राजनीतिक नेता हुए सिख धर्म के, जिन्होंने कि टोटल किसान को, सिख को जमा करके करीब 8 वर्ष तक मुगलों से लड़ाई की थी। बाद में इनकी हत्या करा दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। लाहौर उनकी राजधानी थी। इसमें उन्होंने 2 राजधानी बनाकर रखा हुआ था, जिसमें से देख लेते हैं हम लोग। धार्मिक को देखते हैं। धार्मिक राजधानी कहाँ थी? धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। उसके बाद और एक राजधानी थी जिसको कि राजनीतिक रूप से राजधानी बोलते हैं। तो राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? वो थी लाहौर। अगर ऐसे पूछे कि राजधानी कहाँ है तो लाहौर मारेंगे, लेकिन अगर धार्मिक पूछे तो अमृतसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वस्त्र त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? मतलब साधु वस्त्र त्याग कर राजसी वाला वस्त्र पहनना। तो ये ऐसा किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन ए, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। गुरु नानक से संबंधित असत्य कथनों को पहचानिए। चलिए कथन देखते हैं कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए देखिए, ये बादशाह और बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ये सही है। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई, ये भी सही है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, ये गलत है। इन्होंने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत की स्थापना की, ये सही है। ठीक है, तो मुझे तो इसमें गलत पहचानना है, तो गलत हो गया सी, क्योंकि पटना साहिब में गुरु नानक का नहीं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राणा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? राणा रंजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकर चकिया मिसल। इसमें क्या है, ये मिसल जो है पूरा जो सिख साम्राज्य था और सिख और अफगान दोनों का जो मिलकर के साम्राज्य था पहले, वो टोटल 12 मिसलों में विभक्त था। तो 12 मिसल में से सभी मिसल के अलग अलग व्यक्ति उसके संस्थापक थे और उनका राज्य हिस्सा बटा हुआ था, जिसमें से एक मिसल सुकरचकिया था, जिसके कि फौजदार थे राणा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के पिता। तो उसी मिसल से ये संबंधित थे। सुकरचकिया मिसल का संस्थापक देख लेते हैं। इसके संस्थापक थे, उनको बोलते हैं चरत सिंह। इसको ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। चरत सिंह ये इस मिसल के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिए, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि, ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। जिसमें कि कौन कौन था बताइए? इसमें था चार्ल्स मेटकाउ, अंग्रेज की कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकाउ थे, और इधर से थे रंजीत सिंह, ये तो देख ही रहे हैं, रंजीत सिंह थे। इन दोनों के बीच हुआ था अमृतसर की संधि, जिसमें कि
सिख साम्राज्य को काफ़ी बेइज्जती कहा जाए या हानि कहा जाए, इसके तहत हुआ था। क्योंकि इसमें क्या था कि जो सतलज की नदी है, सतलज की नदी उत्तर तरफ से जो इधर पश्चिम की ओर जाती है, और ये हो गया आपका सिख साम्राज्य। तो इसमें क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कि सिख साम्राज्य का सीमा सीमित कर दिया गया कि आप उससे इधर पूरब इधर नहीं बढ़ सकते हैं, उत्तर जाएंगे लेकिन पूरब की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से और भी बहुत ऐसे काम हुए इस संधि के तहत जो कि अमृतसर या पंजाब सिख साम्राज्य के हानि के लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु को मुगलों द्वारा फांसी दी गई? इसमें देखिए ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर बी नंबर में है, और सी अमरदास, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें हम लोग जो अर्जुन देव पहला है, इसको आप जानते हैं 5वें गुरु थे। इनको जहांगीर ने फांसी दी थी, है ना। इनको 1606 ईस्वी में जहांगीर ने मरवा दिया गया था, जहांगीर द्वारा। उसके बाद तेग बहादुर, ये आपके 9वें गुरु हो गए। इसको औरंगजेब ने मरवा दिया, फांसी दे दी। इनको धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण इनको दिल्ली में जो शीश गुरुद्वारा है वहाँ इनका शीश कलम कर दिया गया, इसीलिए गुरुद्वारे का नाम भी वही पड़ गया। आप जानते हैं चांदनी चौक के आसपास में है। तो इस हिसाब से दोनों हो गया, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामदास ने की थी। रामदास जो कि गुरु अमरदास, इनके पहले जो गुरु थे अमरदास, उनके दामाद थे अमरदास की पुत्री बीबी भानी, आप पढ़े होंगे। बीबी भानी, जिनको कि अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान दी थी। उसी पर उनके पति रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय और नगर की स्थापना की थी, जो कि 1577 ईस्वी में करी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत कौन सी संधि हुई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, जो कि आप देख लीजिए कब हुआ था, 1845 से 46। इसमें 46 अंत में हुई थी, जो कि 46 में हुआ। इसमें जो कि युद्ध के बाद हुआ, जो कि शांति संधि के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें कि जीत तो अंग्रेज़ों की हुई और संधि भी अंग्रेज़ों के पक्ष में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लिया। डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी, उसके तहत पंजाब को कब अपनाया था, विलय कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1849 में। क्योंकि डलहौजी का काल अगर हम देखेंगे 1848 से 1856 तक था, और विलय हुआ 49 में, तो इसको काल याद रखेंगे, डलहौजी था। चलिए नेक्स्ट देखिए। राजा रणजीत सिंह के राज्य 4 सूबों में बटे थे, जिनमें कौन शामिल नहीं था? 4 सूबों में उनका राज्य बटा हुआ था, तो 4 में से कौन कौन थे? ऑप्शन देखिए, पेशावर, फिर हो गया कश्मीर, फिर हो गया मुल्तान, फिर हो गया लाहौर। इसमें से ये चारों जो सूबे थे, ये महाराणा रणजीत सिंह के राज्य के थे, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए पहले इसका ईस्वी देख लेते हैं, 1848 से 49 के बीच। पहला 45-46, दूसरा हो गया 48 और 49। तो इसमें कौन था देखिए, 48-49 में अभी आपको हम पिछले प्रश्न में बताए हैं। 48 से 56 में कौन सा गवर्नर जनरल था?
डलहौजी था। तो आंसर हो जाएगा डलहौजी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर है, निम्न में से किस सिख गुरु ने सैन्य संगठन का रूप दिया? किस सिख गुरु ने सैन्य संगठन का रूप दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरगोबिंद, जिन्होंने कि अपने आप को एक बादशाह का रूप दिया था। मतलब इनका कहना था कि तलवार मयान में दो रहेंगे, मतलब दोनों तरफ तलवार रखते थे ये कमर में। उसमें से एक तलवार ये बोलते थे कि धर्म के लिए है और दूसरा तलवार उसकी रक्षा के लिए है। एक मयान के एक तलवार जो है उसके धर्म के लिए, दूसरा तलवार है उसकी रक्षा के लिए। और इन्होंने जो है सिख धर्म में बहुत सारे लोगों को सैनिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, सच्चा पातशाह की उपाधि से अपने आप को किस गुरु ने सुशोभित किया था? अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े थे बादशाह, अब है पातशाह। बादशाह हो गया आपका हरगोबिंद, इसको याद रखिएगा, छठा गुरु। और पातशाह हो गया आपका 10वां गुरु, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि 10वें गुरु थे। बादशाह और पातशाह में क्लियर रहेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है इसीलिए। चलिए अगला देखिए, 19 नंबर का प्रश्न, सिख गुरु से संबंधित कथनों में कौन सत्य है? चलिए इसमें तो सबको देखना पड़ेगा एक तरफ से। बंदा बहादुर को तेग बहादुर ने सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव रामदास के बाद सिखों के गुरु बने थे, मतलब रामदास चौथा था और 5वां गुरु अर्जुन देव, इससे हिसाब से ये सही है। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में हुई थी। 1708 में नांदेड़ में गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। तो इसका आंसर में ये तो फिलहाल सही हो जाएगा। अगला देखिए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये भी सही है, जो कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें कि इसके अंतर्गत जो शिक्षा दीक्षा लेने वाले को खालसा पंथ में शामिल किया जाता था। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना को भी याद रखेंगे। अगर पूछे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो उसमें भी गुरु गोविंद सिंह होंगे। ठीक है, तो तीनों हो गया सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिसल किस भाषा का शब्द है? मिसल जो है वो किस भाषा का शब्द है? मिसल के बारे में हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, वो आप ध्यान दिए होंगे। चलिए, तो मिसल आपका हो गया ये अरबी, मिसल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अर्थ होता है इसका समान। ठीक है, इसका अर्थ समान होता है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 साइंस से क्वेश्चन है, श्यानता गुण है, पूछ रहा है श्यानता गुण है, किसका गुण है श्यानता? ऑप्शन ए केवल गैसों का, फिर है केवल द्रवों का। तो हम लोग जानते हैं कि श्यानता गैस और द्रव दोनों का गुण है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जबकि श्यानता ठोसों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और गैसों में भी कम मात्रा में पाई जाती है। ये गुण सर्वाधिक रूप से द्रवों के लिए है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन कथन असत्य है? निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो कथन देखेंगे, एक आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है, ये सही है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ये भी सही है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, ये भी सही है। तो हमको असत्य ढूंढना इसमें, तो अगला पढ़ते हैं, ठोस में श्यानता अनंत होती है। तो ठोसों में तो श्यानता होती ही नहीं है, शून्य होती है, तो अनंत कैसे होगा? इस हिसाब से गलत हो गया और मेरा सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 23, द्रव के प्रवाह का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? द्रव के प्रवाह का मापन यंत्र बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेंटूरीमीटर। मापन होता है वेंटूरीमीटर, जबकि क्यूसेक उसका माप है, द्रव के प्रवाह का माप है क्यूसेक, लेकिन मापक यंत्र जो है वो वेंटूरीमीटर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला बढ़ते हैं 24 नंबर, वेंटूरीमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेंटूरीमीटर जो है
जो कि द्रव के प्रवाह को मापता है, पिछले प्रश्न में देख चुके हैं हम लोग। तो यह सिद्धांत है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली के सिद्धांत प्रमेय के हिसाब से ये कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं। न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर जो मात्रक है, किसका मात्रक है? इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऊर्जा का। कार्य हो गया आपका, ऊर्जा हो गया, और आपका ऊष्मा, तीनों का मात्रक जो सेम होता है, जूल आप जानते होंगे, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आप जानते होंगे कि कार्य करने की क्षमता, इसको ध्यान में रखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और कार्य लगभग दोनों का मान जो एक समान होता है, जिसको कि ऊर्जा का जूल होता है और कार्य का भी जूल होता है, ऊष्मा का भी जूल होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं W बराबर Fs होता है, F यहाँ पर बल है, S विस्थापन है, बल का होता है मात्रक न्यूटन, ठीक है, और विस्थापन का मीटर में होता है। तो यहाँ से चूँकि कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर रख सकते हैं इसको। चलिए अगला देखिए। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है तब उसे रखा जाता है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा तो उसे रखा जाएगा। कहाँ पर रखने पर उसका भार न्यूनतम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप जानते हैं या आपने पढ़ा बिल्कुल होगा कि पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी वस्तु का भार शून्य हो जाता है, ठीक है, तो न्यूनतम हो गया, केंद्र पर ही होगा। गुरुत्वाकर्षण क्योंकि वहाँ पर शून्य होता है, इसको भी ध्यान में रखिए, गुरुत्वाकर्षण से ही भार होता है। तो जब केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं तो भार कहाँ से होगा? चलिए 27 देखिए। यदि केश नली का व्यास दुगनी कर दी जाए तो उसमें चढ़ने वाला जल की ऊंचाई, केश नली जो है अगर उसका व्यास पहले इतना है, अगर उसको हम दुगना कर देते हैं तो उसमें चढ़ने वाला जल आधा हो जाएगा उसका, ठीक है, 1/2 उसका आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 28 नंबर देखते हैं। पानी में लोहे की कील डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। लोहे का कील जो है डूब जाता है लेकिन जहाज तैरता रहता है, इसका क्या सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है, आप जानते हैं कि पानी पर जो भी चीज़ के तैरने या डूबने से संबंधित है तो आप उसको पल्लवन में हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए हैं, पल्लवन का सिद्धांत, जो कि आर्किमिडीज द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इसमें भी तैरने से संबंधित है, पल्लवन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं। 29 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है। जब भारहीनता होता है तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होता है? इसमें बहुत बार इसमें हमको भी देखने मिला है कि क्वेश्चन में कभी कुछ आंसर, इसको आज क्लियर कर लीजिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति हो तो भी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा, ठीक है दोस्तों, वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? किस एकमात्र, सिर्फ करने का मतलब है कि केशिकत्व ही सिर्फ कारण नहीं है, बाकी और भी कुछ हो सकता है। तो देखिए, स्याही का सोखना, ये तो बिल्कुल केशिकत्व है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकत्व है। सूती कपड़ों पे जल की बूंद का फैलना, ये भी केशिकत्व क्रिया है, जिसमें कि दिए का जलना या उस पर निर्भर करता है। बाकी लास्ट ऑप्शन है, पौधों के जड़ों से जल का संपूर्ण शाखा में वितरण, तो ये एक प्रकार से केशिकत्व भी है, लेकिन दूसरा ये जाइलम द्वारा, जमीन से तो केशिकत्व द्वारा जाता है, लेकिन जब तने में जा कर के ये जब चारों ओर फैलता है तब ये जाइलम द्वारा सभी जगह जल को पहुंचाया जाता है। ऑप्शन इसका आंसर वैसे डी हो जाएगा। तो दोस्तों 30 प्रश्न आज के समाप्त हुए। कैसा लगा आपको, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग इस जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसको हम लोग इसी तरह जारी रख सकें, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगता है और आप लोग के लिए हम लोग समय निकाले हुए हैं। फ़िलहाल चलने दीजिए पढ़ाई, आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैथ क्लास भी हम लोग ला रहे हैं,
चलिए दोस्तों, बाकी बात बाद में करते हैं। धन्यवाद।